स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नाक एक बार फिर से कट गई। जो बाइडेन ने पाकिस्तान को रूस से भी ज्यादा खतरनाक मुल्क बताया है। बाइडेन ने जो कहा एक लाइन में उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास एटम तो है लेकिन इसे सुरक्षित रखने का सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार खतरे में हैं और यह खतरा पाकिस्तान से ज्यादा दुनिया के लिए है। बाइडेन के मुताबिक पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क है। वहां के परमाणु हथियार बिना किसी सिस्टम के रखे हुए हैं, बिना किसी सुरक्षा के हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में इन दिनों मिड टर्म इलेक्शन चल रहे हैं। उसी दौरान बाइडेन का यह बयान आना इस बात को दर्शाता है कि अमेरिका में आम लोगों में पाकिस्तान को लेकर डर है और इसे बाइडेन मुद्दा बना रहे थे। कुछ दिन पहले इसी अमेरिका ने भारत के हितों का ख्याल किए बिना पाकिस्तान से F-16 विमानों के लिए डील की है और आज वही अमेरिका पाकिस्तान को खतरनाक देश बता रहा था। भारत सरकार ने F-16 के मुद्दे पर जिस तरह अपना विरोध जताया था, जिस तरह से अमेरिका को घेरा था, सवाल उठाया था, उसका भी एक असर इसे बताया जा रहा है। जो बाइडेन का बयान पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन शाहबाज सरकार में मंत्री बिलावल भुट्टो ने इसका ठीकरा भी इमरान खान पर फोड़ दिया है। बिलावल भुट्टो ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान के एटम बम को कोई खतरा नहीं है, पाकिस्तान अपने एटम बम की हिफाजत कर सकता है। बिलावल यहां कहना नहीं भूले कि इमरान खान के लापरवाह बयानों से दुनिया में यह छवि पाकिस्तान की बन गई है कि पाकिस्तान एक डेंजरस मुल्क है। जहां तक पाकिस्तान की न्यूक्लियर असासें हैं, हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के बानी हैं और हम इनका दिफा करने भी जानते हैं। इमरान खान अगेन इसी टॉपिक पे कितना गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स दिया है माजी में। जब उसने अपना कुर्सी को से हटना पड़ा और जब वो वजीर आज़म नहीं रहा तो पब्लिकली इसने ये बयान दिया था कि इससे बेहतर है कि पाकिस्तान पे एटॉमिक बम फटे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। एमएस बिट्टा, चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट, हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट, आपका स्वागत है। दीपक वोरा, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। आरजू काजमी, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। मेजर यासिर जांजुआ, डिफेंस एक्सपर्ट पाकिस्तान, हमारे साथ जुड़ गए। और हामिद अलम शर्की, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरजू, मैं आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूं। अमेरिका का यह बयान कि पाकिस्तान में जो परमाणु हथियार हैं और वो खतरे की स्थिति में, वो खतरनाक हैं, और परमाणु हथियार जिस तरह से, जिस हिसाब से रखे हुए पाकिस्तान में, उससे पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क है। ये एक बहुत बड़ा रिमार्क है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान के बारे में भारत जो बात हमेशा कहता रहा है, उसको एक तरह से बाइडेन ने अपने बयान में लिया है। देखें विवेक कि ये बात तो बहुत टाइम से कही जाती रही है, चाहे जब से ये न्यूक्लियर एसेट्स बनाए हों पाकिस्तान ने, तब से मैं तो हमेशा से, बचपन से सुनती आ रही हूँ उस किस्म की बातें कि जी पाकिस्तान के पास ये महफूज नहीं है। उसके बाद जो रही सही कसर थी वो अभी जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो उस जमाने में भी कहा गया कि हम पाव के बम बनाएंगे और वो हम इंडिया में फेंक देंगे या कुछ और कर देंगे। और इमरान खान ने भी कहा कि जी, जैसे आपने अभी अपने दिखाया भी इंट्रो में, कि ये बम जो है यहीं पे फेंक दिया जाए, जो बिलावल भुट्टो बता रहे हैं। तो इस किस्म के नॉन सीरियस किस्म की स्टेटमेंट्स गई हैं हमारी पॉलिटिकल लीड की तरफ से, इसलिए भी हमारे ऊपर इस किस्म की बातें की जा रही है। मगर साथ साथ मैं यहाँ पे ये रिमाइंडर जरूर दूंगी कि ये शक हमेशा से रहा है और ये भी हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर एक कहा जाता था कि कहीं किसी और कंट्री को ये टेक्नोलॉजी ना ट्रांसफर हो जाए। इसी वजह से डॉक्टर कदीर खान को एक लंबे अरसे तक हाउस अरेस्ट करके रखा गया, वरना हम तो कहते हैं वो हमारे हीरो हैं, तो हीरो को हाउस अरेस्ट कौन करता है। मगर यहाँ पर इस किस्म की बातें हुई और अमेरिका का प्रेशर था या किसी भी कंट्री का प्रेशर था जिसके दबाव में हम थे, और उसके बाद हमने उनको हाउस अरेस्ट भी किया। और इस किस्म की चीजें पाकिस्तान शुरू से सुनता आ रहा है। इसलिए जो बाइडेन का जो स्टेटमेंट है वो कुछ नया नहीं है, इसमें कोई नई बात नहीं है, सिवाय इसके कि जो लेटेस्ट हमारी पार्टी जो निकल के गई है PTI, उन्होंने कई स्टेटमेंट इस बारे में दी है, जिसकी वजह से ये बात एक बार फिर सामने आ गई है। नया आपने कहा कि यह नहीं है कि पाकिस्तान में इस तरह के परमाणु बम सुरक्षित नहीं है। नया यह है कि अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क है। हामिद कुछ कहना चाह रहे हैं। हामिद सर बोलिए। जी विवेक, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा प्रोग्राम के शुरू में कि
आप इस सारे स्टेटमेंट को जिस तरह देख रहे हैं, मैं इसको डिफरेंट तरीके से देख रहा हूं। एक तो बात यह है कि खुद जो बाइडेन जो है सॉरी, वो उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है और वो अमेरिका में अपनी पॉपुलैरिटी रीगेन करने के लिए बहुत सारे एडवेंचर्स को छेड़ रहे हैं। यूक्रेन की बात हो जाए, दूसरी बात हो जाए, और दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान पर सिर्फ दबाव डालने के लिए है, जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान ने अभी भी रूस को जो यूनाइटेड नेशन में जो करारदाद पेश हुई, पाकिस्तान उसमें न्यूट्रल रहा और रूस के खिलाफ पाकिस्तान ने वोट नहीं दिया। ये पाकिस्तान को घसीट रहे हैं कि जी पाकिस्तान यूक्रेन और रशिया की जंग में यूरोप का या यूक्रेन का साथ दे और उस जंग में रशिया के खिलाफ खड़ा हो। एक तो वजह ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आप न्यूक्लियर एसेट के महफूज होने की बात करते हैं तो बदकिस्मती से और हकीकत तो ये है कि इंडिया वो वाहिद मुल्क है जिसके न्यूक्लियर एसेट्स इंटरनेट पे बिकते हैं, यूरेनियम इंटरनेट पे बेची जाती है। सो इस हवाले से अगर किसी ने बात करनी तो सिर्फ इंडिया वो मुल्क है जिसके न्यूक्लियर एसेट्स आर वेरी अनसेफ। पाकिस्तान का तो एक पूरा सिस्टम है न्यूक्लियर का, और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम उसके न्यूक्लियर हामिद जी, आपके इस जोक पे कि भारत के न्यूक्लियर वेपन इंटरनेट पे बिकते हैं, इस जोक पे सारे पैनलिस्ट हंस रहे हैं, इंक्लूडिंग आरजू भी मुस्कुरा रही हैं। मैं सबको मुस्कुराता हुआ देख सकता हूं यहाँ पे। तो प्लीज ऐसे सीरियस डिबेट में इस तरह के चुटकुले मत मारा करें। मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं, प्लीज ये मत कीजिए। आप एक जर्नलिस्ट के तौर पर आए तो उसकी कम से कम गरिमा रखिए। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों असुरक्षित कहा जा रहा है। पहला मुद्दा तो आपने जो उठाया कि अमेरिका में चुनाव में आपने कहा कि बाइडेन की लोकप्रियता गिर रही है, तो पाकिस्तान के खिलाफ जो डर है उसे भुनाने के लिए बाइडेन का यह बयान सामने आया। मैं इसमें आपका सपोर्ट करता हूं, यानी कि पाकिस्तानी आतंकियों का डर है अमेरिका में, अमेरिका के लोगों में, उसकी बात कर रहे हैं यहां पर। उसकी बात, और दूसरी बात, पाकिस्तान में जितने आतंकी संगठन, सक्रिय आतंकी संगठन है और जितने आतंकी हैं, वो भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बाइडेन ऐसी बात कह रहे हैं। इस पर मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन मैं इस वक्त जा रहा हूं एमएस बिट्टा साहब के पास। एमएस बिट्टा साहब, दुनिया ये कबूल कर रही है और ये बात लोग भी जानते हैं कि वहां के परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है, तो क्या डिसआर्मामेंट के लिए या नो फर्स्ट यूज के लिए पूरी दुनिया को प्रेशर बनाना चाहिए पाकिस्तान पर? ऐसा पहले तो बताऊं, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही, मेरी आवाज को जरा अपनी तरफ से ऊंचा करा दूं। जितना मैं देख रहा हूं, जितना मैं सुन रहा हूं, ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है, और जब कभी बराक ओबामा जी ने बोला था और कई अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने ये बोला था कि पाकिस्तान आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, और यह चीज पूरी दुनिया में हो चुकी है। हिंदुस्तान ने अमन शांति के लिए बार बार हर चैनल पे हम डिबेट पे ये कहते रहे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, नवाज शरीफ को यहां बुलाया राष्ट्रपति भवन में। देश के लोग बड़े हैरान थे कि ऐसा भी कभी हो सकता, हमने कभी नहीं सोचा था। फिर देश की जनता के बताए बगैर खैर दुबई से वो पाकिस्तान गए, यहां उनकी जिंदगी सेफ नहीं थी, पर वो मौत का कफन बांध के गए। हिंदुस्तान भी अमन शांति चाहता है, पाकिस्तान में भी अमन शांति हो। पाकिस्तान में आईएसआई से, पाकिस्तान की उन सरकारों से जो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाती हैं, हमारी दुश्मनी हो सकती है। हम बदला लिया, हम बदला लेंगे, पर पाकिस्तान के आम आवाम से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। यह हिंदुस्तान ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी की सोच पे चलते हुए पूरी दुनिया में बताया कि हिंदुस्तान जंग नहीं चाहता, हिंदुस्तान आतंकवाद नहीं चाहता। हिंदुस्तान चाहता है ना पाकिस्तान में किसी बहन का सुहाग उजड़े, ना हिंदुस्तान में। क्या हुआ उसके बाद? मुझे पता था ये होगा, मैं जानता हूं वहां की आईएसआई किस हालात तक जाती है। दीनानगर और पठानकोट की घटना हुई, आपके सामने है। कोशिश पूरी हुई कि हालात नॉर्मल हो, और उस वक्त जो पाकिस्तान ने हालात खराब किए दीनानगर पठानकोट की घटना के बाद, और उसके बाद पुलवामा के अंदर आपने देखा क्या हुआ, हमारे 40 जवानों का शहीद कर दिया गया। उसके बाद 370 धारा हटी, लड़ाई फिर अभी भी जारी है। आतंकवादी उधर से आते हैं और हमारे जवान उनको जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। नहीं, बिल्कुल एमएस बिट्टा जी, लेकिन ये बात तो साफ हो गई ना कि ये बात अब एडमिसिबल हो गई है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए खतरा बन रहा है बिकॉज ऑफ रोग स्टेट।
और इसलिए क्योंकि वहां पर जो बड़े बड़े हथियार 320 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं जो सुरक्षित हाथों में नहीं है। मेजर यासिर जांजुआ इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूं मेजर साहब के पास, उसके बाद में दीपक बोरा जी और संजय सर आपके पास आ रहा हूं। मेजर यासिर जांजुआ। जनाब, मुझे प्रोग्राम में इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया, लेकिन जरा आप ये बता दीजिए कि आप पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों के अनसेफ होने की बात कर रहे हैं और जो बाइडेन की स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन 1994 से लेके 2021 तक 18 मौकों पे 18 टाइम्स 200 किलो यूरेनियम इंडिया का चोरी हुआ है। आपको मैं एक एक किलो और एक एक ग्राम की डिटेल दे सकता हूं यहाँ पे। होल्ड ऑन। तो आप लोग लूज नेशन है जिनके पास कोई कमांड एंड कंट्रोल ही नहीं है अपने न्यूक्लियर एसेट्स को संभालने की, और फिर उसके बाद सोने पे सुहागा हो जाता है। आपका ब्राह्मोस मिसाइल गलती से उड़ जाता है और पता नहीं, समझ नहीं आती है किधर जा रहा है, कोई कमांड एंड कंट्रोल नहीं है। सो आप लोगों को परेशान होना चाहिए। अमेरिकी यानी यासिर जांजुआ जी, ठीक है मेजर साहब, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के पास पावर की तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप फिर आप जवाब दे दीजिएगा। उनके पास पावर की तो कोई कमी है नहीं, उस मुल्क के पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, या ऐसा तो नहीं है भारत से उस मुल्क को डर लगता है? वो भारत का नाम ले लेते, कहते कि भारत एक रोग स्टेट है, भारत में से यूरेनियम चोरी हुआ है, भारत में परमाणु हथियार खतरे में। हम तो नहीं कह रहे ना, आप हमारे ऊपर कह रहे हैं। आपको अमेरिका कह रहा है, आपका बड़ा प्यारा मुल्क हुआ करता था, आप उसकी गोद में बैठकर खेलते थे। मेजर साहब जी, मैं जवाब दूं? आपका राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं है, तो आपको उसकी बातें बहुत पसंद आ रही है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप अपना घर तो साफ कर लें पहले। वो तो जो बात कह रहा है, वो जो जिस तरह हामिद ने कहा, वो अमेरिका ने जो कही है बात, वो उसके पीछे जो रीजन है वो हामिद ने आपको दे दिया कि हमने रशिया के अगेंस्ट 3,500 करोड़ वहीं से आने हैं। अमेरिका को जाहिर है कि बात नहीं आई है। आप हमारे घर की चिंता मत कीजिए, 3,500 करोड़ आपको वहीं से आने हैं, आप उधर की चिंता कीजिए। दीपक बोरा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं मेजर साहब आपके पास। दीपक बोरा जी, मैंने सवाल किया है ना जी, आपके 3 इतने सीनियर एनालिस्ट बैठे हुए हैं, 1994 से लेकर मैं ले रहा हूं 2021 तक 18 नहीं, ये बेसलेस बात है, यूरेनियम चोरी हो गया इंडिया से। अरे आपने अपने परमाणु जनक को जेल में कैद कर रखा था, हाउस अरेस्ट करवा लिया था। आप लोगों के पास ओसामा बिन लादेन, आप लोगों के पास दाऊद इब्राहिम, आप लोगों के पास सलाउद्दीन, सैयद सलाउद्दीन, सारे लोग आपके पास, और कहते हैं हमारे घर में दिक्कत हो रही है। एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। दीपक बोरा जी कुछ कह रहे हैं जी। हमारा कभी चोरी नहीं हुआ, आपका तो 18 मरतबा। सर आपके तो कहते हैं, हिंदी में कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। आपने नो फर्स्ट यूज साइन नहीं किया। 99 में भारत ने साइन करके दे दिया कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर काम करेंगे। आप में अगर इतनी काबिलियत थी तो आप साइन कर लेते। दीपक बोरा जी, इंडिया ने आभारी हूं आपका कि आपने कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी साइन की थी 1974 में भी आपने। अरे तो आपने तो एक भी नहीं किया। मैं दीपक बोरा जी से जवाब ले रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए आप। ठीक है मेजर साहब, ठीक है मेजर साहब, गलतफहमी आपकी है, पैसे आपको चाहिए, बाइडेन आपके बारे में बोल रहे हैं, तो अपनी गलतफहमी आप थोड़ा सा दूर कर लीजिए। दीपक बोरा जी का जवाब ले लीजिए अब। दीपक बोरा जी, आभारी हूं कि आपने आपके शानदार चैनल पर मौका दिया है आपके साथ बातचीत करने का। और मैं देख रहा हूँ जनरल मेस्टन साहब हैं, हमारी बेटी आरजू काजमी है, और 2 और लोग पाकिस्तान से हैं। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आप सबसे मैं सीखता हूँ। ये जो मजाक कर रहे थे ना कि इतने टन आपका ये चला गया, वो चला गया, ये सही है कि इंटरनेट पे बिकता था, पर वो वेबसाइट जो थी वो पाकिस्तानी मिलिट्री बनाती थी, और अगर कहें कि हम अपना यूरेनियम देंगे तो कोई उन पर भरोसा नहीं करता था, क्योंकि चोरी तो उनके रस में नस नस में बसी हुई है, तो कोई उन पे भरोसा नहीं करेगा। और दुनिया का सबसे बड़ा, सुन लीजिए ध्यान से, न्यूक्लियर वॉलमार्ट, सबसे बड़ा न्यूक्लियर अमेज़न, एक साहब चलाते थे जो एक साइंटिस्ट से चोरी करके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लाए थे, और अभी कुछ समय हुआ तो दुनिया पर बड़ी मेहरबानी की, वो मर गए। तो सारी दुनिया ये जानती है कि प्रोलिफरेशन किसने की थी, और शायद हमारी बेटी कह रही थी वो तो नेशनल हीरो हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। जो चोरी करता है, अगर आप उसको नेशनल हीरो बनाना चाहते हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप तो अपनी सच्चाई खुद बयान कर रही हैं। दूसरा मैं बताना चाहता हूं सर, एलिस इन वंडरलैंड, मेजर साहब आप भी पढ़िएगा, उसमें कैटरपिलर एलिस से पूछता है कि आप कौन हैं? एलिस जवाब देती है, मैं कौन हूं? हाँ, यही तो सबसे बड़ा जो पजल है, मैं खुद नहीं जानती मैं कौन हूं। पाकिस्तान की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है। जो आपके रहनुमा थे, घुमा के तमाचा पब्लिकली मारा। सही कह रहा है, गलत कह रहा है सर? पब्लिक परसेप्शन में आपका पासपोर्ट सोमालिया और अफगानिस्तान से अब नीचे चला गया है। क्या चाहते हैं आप लोग?
आप लोगों ने कहा है कि हमको $30 बिलियन चाहिए, जो आप में बहुत बुरा हुआ है, जो बाढ़ आई हुई है, आपको 50 मिलियन नहीं मिले। और लोग क्या कहते हैं कि हम पैसे दे देंगे, लेकिन जो 2004 में किया था उसका 95% इनकी मिलिट्री खा जाएगी, चोरी कर देगी। व्हाट इज दिस रेप्यूटेशन? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आप गिरते जा रहे हैं। सर, व्हाई डोंट यू सेट योर हाउस इन ऑर्डर? क्यों हर चीज में भारत आपके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है? अगर जो बाइडेन साहब ने ये कह दिया है, हमारा नाम नहीं लिया सर, उन्होंने आपका नाम लिया है। और अगर आपका नाम लिया है, ऑनेस्टली सर, मैं आपको एक पानी का गिलास देता हूं, उसमें डूब जाइए। अगर मैं पाकिस्तानी डिप्लोमेट होता, मैं अपना इस्तीफा दे देता। इट इज इनडिफेंसिबल जो इन्होंने कहा है। नोबडी कैन हैंडल दिस सर। नहीं, और ये वहां पर जो यूएस के राजदूत हैं, उनको तलब करके उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। संजय मैस्टन साहब से एक जवाब ले लूं, उसके बाद में हामिद जी आपके पास आ रहा हूं। संजय मैस्टन जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। संजय सर, आखिरकार एक्सपोज तो हुआ पाकिस्तान, तो क्यों नहीं डिसआर्मामेंट की बात की जाए, नो फर्स्ट यूज की बात की जाए? विवेक, मेरा पहला ऑब्जर्वेशन है, पाकिस्तानी उसको तो मेजर साहब बोल रहे हैं और मेरे को संजय जी बोल रहे हैं, तो मेरा भी रैंक लिए प्लीज, क्योंकि हम सब आर्मी वालों का रैंक होता है। एनीवे, सवाल ये उठता है कि ये जो आपने स्टेटमेंट प्रेसिडेंट बाइडेन का हुआ है, ये कोई नया स्टेटमेंट नहीं है। 98 से जब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ उसका संभावना थी और उसने अपने टेस्ट किए, तब से हर यूएस प्रेसिडेंट का बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्टिव था कि ये सबसे बड़ी कंसर्न है, क्योंकि वो उनको कंसर्न ये थी कि ये टेररिस्ट स्टेट है और टेररिस्ट के पास पहुंच जाएगा। ये अभी सवाल उठता है, ये बयान अभी क्यों? अभी इसीलिए है क्योंकि वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्डर काफी हद तक अभी चेंज हो रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में, और हाल ही में काफी बार आवाज उठी है न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स को यूज करने के लिए। इसीलिए अभी न्यूक्लियर कंसर्न उठा है, और न्यूक्लियर कंसर्न जो उठा है उसमें जाहिर है कि सबसे बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान, क्योंकि उनका जो कमांड कंट्रोल सिस्टम है उसके ऊपर सारा इश्यू है। क्योंकि कल ये टेररिस्ट स्टेट है, टेररिज्म को वेपन्स, टेररिस्ट को वेपन्स जा सकते हैं। अब इसका लाइव एग्जांपल 2 बार हो चुका है। कंसर्न ये क्यों है? 92 में जब अफगानिस्तान में आप लोग ने जाके छेड़ा था सिविल वॉर और तालिबान को डाला था, उस समय अफगानिस्तान आर्मी के पास रूसी हथियार थे, सारे रूसी हथियार पाकिस्तान आर्मी के पास आ गए। अभी जब अमेरिका निकला है अफगानिस्तान से पिछले साल 15 अगस्त को, और तालिबान को जो शरण पाकिस्तान ने दी थी, सारा तालिबान उठ के कहां से, पाकिस्तान की जमीन से अफगानिस्तान में गया। और मेरे को हैरानी है कि अफगान नेशनल आर्मी जो वेल ट्रेंड थी, उन्होंने हथियार डालने शुरू कर दिए, और हकीकत में यह हुआ है कि एक पूरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तालिबान ने सारे वेपन्स जो यूनाइटेड स्टेट्स के थे अब उनकी हाथों में आ गए हैं। वो जो उन्होंने एक सबक लिया है, उनको यही कंसर्न है कि कर यही टेररिस्ट पाकिस्तान आर्मी के हाथों में जो कमांड कंट्रोल है, वेपन्स हैं, वो अगर टेररिस्ट के हाथ में आ गए तो वर्ल्ड सबसे डेंजरस जगह की। मुद्दा ये है, वो अपने तजुर्बे और एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। और अब ये क्यों? इसीलिए क्योंकि हकीकत में क्या है कि पाकिस्तान आर्मी में जो एक रेडिकलिज्म आज नहीं, जनरल जिया उल हक ने शुरू की थी, वो रेडिकलिज्म से कई लोग वहां से सबवर्ट किए जा सकते हैं टेररिज्म के जरिए। उनकी लॉयल्टी ओवरनाइट चेंज हो सकती है। अगर वो लॉयल्टी चेंज हो जाएगी तो ये वेपन्स उनके हाथों में पहुंच सकते हैं, टेररिस्ट के हाथों में। इसीलिए ये मुद्दा उठा है, और ये कंसर्न है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए नहीं, पूरी वर्ल्ड के लिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ये कंसर्न सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए नहीं हो सकता, पूरी दुनिया के लिए। हामिद जी कुछ कह रहे हैं। हामिद जी। विवेक जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। अच्छा, बात यह है कि मैं आपको एक हकीकत बताऊं कि इंडिया, इसराइल, अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड सारे सरतोड़ कोशिश कर चुके कि पाकिस्तान का सिर्फ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पता चल जाए, वो तक तो इनको पता नहीं चला। और बात करते हैं पाकिस्तान के अनसेफ होने की, न्यूक्लियर वेपन्स की, जिसका सिस्टम तक इनको पता नहीं आज तक चला। एक बात। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जिस तरह संजय मैस्टन साहब कह रहे हैं कि हमने पहले रशिया की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली, अब अमेरिका अफगानिस्तान से गया है तो उसकी सारी टेक्नोलॉजी भी हमारे पास आ गई, तो फिर आप ये बात मान रहे हैं कि पाकिस्तान खतरनाक मुल्क नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान रशिया, अमेरिका
की मिलाई हुई ताकत से दुनिया का ताकतवर मुल्क बन गया है। तो मुझे ये बात अगर आप मानते हैं और दुनिया मानती है तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। अच्छा, मैं जो हमारे बड़े मैं जवाब का भी उन बात का भी जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने जो कहा ना कि जी पाकिस्तान को ये हमें होना चाहिए और हमारा पासपोर्ट यहाँ चला गया वहां चला गया। देखिए साहब, बात ये है कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले में ड्यूअल स्टैंडर्ड्स बनाए। दुनिया की हिपोक्रेसी हमें नजर आई है। जब बात आती है इराक, फलस्तीन और अफगानिस्तान की, तो वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, इंडिया सब हामिद जी, दुनिया की हिपोक्रेसी आपको दिख जाती है, आपकी हिपोक्रेसी आपको नहीं दिखती। और मैं मानता हूं पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तान में इतने आतंकी संगठन है कि पाकिस्तान की ताकत ही उन आतंकी संगठनों से। मैं एक सेकंड, हामिद जी इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। तो डिबेट लगातार जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले एमएस बिट्टा जवाब देना चाह रहे थे, पाकिस्तान को ताकतवर मुल्क हामिद जी बता रहे थे। मैं इनकी ताकत के कुछ पैमानों की बात करूं तो उनमें बड़े अच्छे अच्छे नाम सामने आएंगे। बिट्टा जी आप इस पर जवाब दे दीजिएगा। जैश ए मोहम्मद से इनकी ताकत आती है, लश्कर तैयबा से इनकी ताकत आती है, हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, अलकायदा, तहरीक तालिबान, तहरीक फुकरान, अलबद्र, जमातुल मुजाहिदीन, हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, पता नहीं कितने। और ये कहते हैं कि हमारा मुल्क बड़ा ताकतवर है। बाकी अब बिट्टा साहब आपको जवाब दे रहे हैं। बिट्टा जी, नहीं, मैं मानता हूं इनकी बात को, वो मैं मानता हूं। आज से 8 साल पहले हमारी सरकारें भी मजबूत थी, पर कहीं ना कहीं कमजोरी थी। जहां 26/11 की घटना, पार्लियामेंट की घटना, दिल्ली में दिवाली के दिनों में जगह जगह पे ब्लास्ट, पूरे हिंदुस्तान में, बॉम्बे के अंदर ट्रेनों में ब्लास्ट, और कश्मीर के अंदर रोज तिरंगे झंडे का अपमान, रोज जवानों पे गोलियां, रोज जवानों पे पत्थर चलते थे। इनकी ताकत की ऐसी की तैसी इनको बता दिया, चढ़े चबा दिया, 370 धारा हटा के अब आती है ना पाकिस्तान से, वापस नहीं जाते। मार मार के ठोक, अरे मार मार के ठोकते, ये आपकी ताकत। हम पाकिस्तान से लड़ना नहीं चाहते। पहले तो यह बता दें, हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान हो दुनिया हो, वो मानवता के लिए काम करते हैं, और पाकिस्तान में जाके बता दिया था। आज हेलीकॉप्टर, आज प्लेन, आज मिसाइलें हम दुनिया से नहीं मंगाते जनाब। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की ताकत बनाई है। मैं फिर कहूं, हम जंग नहीं चाहते। कभी ताकत के लिए वक्त आए तो ताकत भी आपने बनाया ना, ताकत आपको 2 मिनट में हम बता देंगे। झूठी बात मत करो। आपकी बातों में सब हंस रहे हैं, हमारे मेजर जनरल साहब हंस रहे हैं, हमारे दीपक जी हंस रहे हैं, सब लोग आप पे हंस रहे हैं। हम भी हंस रहे हैं, हम भी हंस रहे हैं, हम भी हंस रहे हैं। तो तेजस किस बात पे हंस रहे हैं? इसलिए हंस रहे हैं कि जब यूक्रेन के अंदर पाकिस्तान के, नेपाल के, हिंदुस्तान के, दुनिया के बच्चे फंस गए थे, और पाकिस्तान के बच्चों ने तिरंगा झंडा दिखाया था और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहा था। वो बच्चे हमारे थे, पाकिस्तान के, वापस आए थे। ये हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे की। ठीक है, मेजर संजय मेस्टन के पास में जा रहा हूँ। मेजर जनरल संजय मेस्टन के पास में जा रहा हूँ, उसके बाद में आ रहा हूँ यासिर जांजवा, और उसके बाद आरजू आपके पास आ रहा हूँ। एक सेकंड, अपनी टर्न आने पर बोलिएगा। मेजर यासिर जांजवा, अपने टर्न आने पर बोलिएगा। मेजर जनरल संजय मेस्टन जी। अरे ड्रामे, तुम्हारे ISI के सीने पे बम खाए मैंने, 10 बार बम खाए, कार बम तुम्हारी ISI से। मेजर जनरल संजय मेस्टन जी, एमएस बिट्टा जी, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। दिखाते हैं मेजर जनरल संजय मेस्टन जी। विवेक, मैं अफगानिस्तान में तकरीबन 3 साल था जी। मैं कई पाकिस्तान के ऑफिसर्स को मिला था जो वहां पर लेजन ऑफिसर्स पे पोस्टेड थे इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स हेडक्वार्टर में, और साथ ही उनकी जो डिफेंस अटैचे था और जो पाकिस्तान एम्बेसी का स्टाफ था, जहां उन्होंने SSG कमांडोज तैनात किए हुए थे। इनफॉर्मली हम उनको मिलते थे, वो हमारे भी नेशनल डे वगैरह में आते थे 15 अगस्त 26 जनवरी को। इनफॉर्मल मैं आपको कम्युनिकेशन बताता हूँ पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स और जवानों के। वो इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। इंडियन आर्मी की प्रोफेशनलिज्म, पाकिस्तान की आर्मी के जनरल्स के बारे में वो बताते हैं, और ये हकीकत है। वो सब पाकिस्तान में रहते ही नहीं है, वो सब जाके फॉरेन कंट्रीज में सेटल्ड हैं। हिंदुस्तान आर्मी का कोई भी जनरल ऑफिसर बाहर देश में सेटल्ड नहीं होता है। उनकी लॉयल्टी हमारे देश में ही है, और हमारे ऑफिसर्स के बच्चे इंडियन आर्मी में जाके नौकरी करते हैं। मेरे दोनों खुद के बेटे इंडियन आर्मी में सर्विंग है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडियन आर्मी को आपकी आर्मी वाले रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारी प्रोफेशनलिज्म उन्होंने देखी है।
और बहुत महत्वपूर्ण प्रोफेशनलिज्म है। इसीलिए वर्ल्ड के जितने भी लीडिंग नेशंस हैं, अमेरिका है, रशिया है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, सब हमारे साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस, मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस करते हैं, चाहे वो इंडियन नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे इंडियन आर्म फोर्सेस हो। प्रोफेशनलिज्म में कोई डाउट नहीं है और इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं। और 71 वॉर में आपको पता क्या हुआ था? आपके तो 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर सरेंडर किए थे। तो दीज आर फैक्ट्स ऑफ लाइफ, इनको आप छिपा नहीं सकते हैं। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान आर्मी की प्रोफेशनलिज्म पे आपके खुद के लोगों को डाउट है, अमेरिका को डाउट है, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ये हथियार टेररिस्ट के पास जा सकते हैं। ये सारा कंसर्न है, इसको आपको एड्रेस करना है। और मैंने पहले भी बताया, आपके कुछ ऑफिसर सबवर्ट किए जा सकते हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपको रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एक बेसिस बन गया नेशन एग्जिस्टेंस का, वो सारी आपकी इश्यू है। मैं आरजू काज़मी की राय लेना चाहूंगा इस पर, इसके बाद मेजर यासिर जांजू आपके पास आ रहा हूं। आरजू काज़मी। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि जरूर किसी किस्म का प्रेशर पाकिस्तान पे डालने की कोशिश है अमेरिका की तरफ से, इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है। और एक चीज मैं दीपक सर आपके लिए क्लियर कर दूं कि मैंने ये कहा था कि अगर शुरू से, जब से हमारे न्यूक्लियर एसेट्स बने, तब से पाकिस्तान पे शक किया जाता है और इसी वजह से जो है डॉक्टर कदीर खान को भी हाउस अरेस्ट रखा गया, बहुत टाइम हाउस अरेस्ट रखा गया और उनको तो हम हमेशा नेशनल हीरो बताया जाता है। तो अपने नेशनल हीरो को कौन सी कंट्री हाउस अरेस्ट करती है? कौन सी कंट्री ऐसा करती है कि वो कहीं बाहर ना निकल सके? तो यकीनन कहीं ना कहीं कुछ तो शक शुबा चल रहा था। इसी बात को लेकर अभी फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये बात की है। और इस वक्त ये भी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्योंकि बहुत कमजोर हुई भी है और हम हर जगह से, हमारी कोशिश होती है कि हमें कुछ फंड मिल जाए, जो हम पूरी तरह से आज पाकिस्तान जो है सिर्फ फंड्स पे चल रहा है। तो एक खतरा तो है, टीटीपी वाले भी अटैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी है। तो ये सब चीजें लेकर यकीनन एक शक शुबा हुआ होगा, इस वजह से ये स्टेटमेंट आई है। बिल्कुल, आप बड़ी बात कह रही हैं। मैं दीपक वोरा जी इस पर जवाब लूं, लेकिन मेजर यासिर जांजू आपसे मैं इस पर जवाब लेना चाहूंगा। जनरल साहब को अपनी इंडियन आर्मी की प्रोफेशनलिज्म पे बड़ा मान है। अरे उसको छोड़िए, आरजू काज़मी जो कह रही हैं और मेजर जनरल संजय मेस्टन जो कह रहे हैं उस पर आइए आप। नहीं, वो आप उसको छोड़ दीजिए, वो तो इतिहास गवाह है, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। मेजर साहब को जवाब नहीं देना है। मेजर साहब इतिहास गवाह है, 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया, बांग्लादेश बना, बांग्लादेश नक्शे में है। सुनने का हौसला रखें। नहीं, है, बहुत हौसला है, आपसे ज्यादा हौसला है। एज एन इंडियन आपसे ज्यादा हौसला है। ठीक है, हमने डिटेक्ट कर ली। मेजर साहब आपने कुछ डिटेक्ट नहीं किया आतंकियों को छोड़कर, और अब आलम यह है जिसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। मेजर साहब आपने सिर्फ आतंकी डिटेक्ट किए हैं 75 सालों में। आपने आतंकी संगठन और इनसे आने वाले फंड डिटेक्ट किए हैं, बस। अब आप जवाब दीजिए, क्या पैसे की लालच में आपका परमाणु हथियार अगर बिक गया तो दुनिया के लिए खतरा नहीं है? ये आपके पास पता नहीं कौन सी प्रोफेशनलिज्म है। मैं तो हैरान हुआ उनकी स्टेटमेंट सुन के कि बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है। और भाई तेजस को आपका जहाज, सर आप फिर आर्मी पे चले गए। इतनी बार आपने धुलाई हुई आपकी आर्मी की, फिर आप आर्मी पे चले जाते हैं। मैं आप मुद्दे पर नहीं आएंगे, आप मुद्दे पर नहीं आएंगे तो फिर मैं आपको उल्टी सीधी बात करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं दूंगा। मेजर साहब, मैं दीपक वोरा जी से जवाब लेता हूं। दीपक वोरा जी, सीधा जवाब नहीं है इनके पास। मैं जब भी परमाणु बम और पैसे की बात करता हूं, वो आर्मी के प्रोफेशनलिज्म पर चले जाते हैं। अरे भाई, हमें नहीं प्रूव करना आर्मी के प्रोफेशनलिज्म ना। हमने आपको कई बार सबूत दे दिया। हमने आपसे जो चाहिए था हमने ले लिया, और बाकी जो चाहिए होगा वो भी हम ले लेंगे आगे फ्यूचर में। दीपक वोरा जी। अभी हमारी बेटी आरजू काज़मी कह रही थी कि एक नेशनल हीरो को आपने हाउस अरेस्ट कर दिया। वो आप खुद ही जवाब दीजिएगा, एक नेशनल हीरो को आपने क्यों हाउस अरेस्ट किया? हम लोग वो नहीं करते हैं। अगर आपने किसी के दबाव में आके किया है तो उसका जवाब आप खुद जानिए। आपके पास ताकत नहीं है टू रेजिस्ट दैट काइंड ऑफ प्रेशर मैन। इसका जवाब आप खुद दीजिए, मैं नहीं दूंगा। फाइनली एक चीज बताना चाहता हूँ, जितने करोड़ों लोग सर, ये आपका शानदार हिसाब से कहिए, जरा खामोश हो जाए। हम लोग नहीं बोलते जब ये बोल रहे होते हैं। शायद इनको थोड़ी तमीज सिखा दीजिएगा। सर जरूर सीख के आइए, फिनिशिंग स्कूल में जाइएगा। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ सर, करोड़ों लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, भारत के पास एक विजन है 2047 तक टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। हमारे लिए वो है मिशन 25। 25 साल बने, हम डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस हासिल करेंगे।
पाकिस्तान से मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी स्थिति वो है एलिस इन वंडरलैंड। एलिस चेशायर कैट से कहती है भाई मुझे रास्ता बताओ, इस दलदल से कैसे बाहर निकलो। चेशायर कैट कहती है क्या, कहाँ जाना चाहते हो? एलिस कहती है मुझे तो मालूम नहीं कहाँ जाना है। तो कैट कहती है दलदल में ही बैठे रहो। वो आप लोगों की स्थिति है। विजन क्या है आपका, मिशन क्या है आपका? जिस दिन आप ये समझ जाएंगे आप आगे बढ़ेंगे। पीछे मत देखिए, भगवान ने आपको आंखें आगे दी हैं, आगे बढ़िए। ठीक है, आप एलिस इन वंडरलैंड को कोट कर रहे हैं, आपने इसके अलावा शायद कुछ हामिद जी कुछ कह, यासिर राजा रुके एक सेकंड, हामिद जी कुछ कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं विवेक, ये जो आप बात करते हैं ना कि हमने नेशनल हीरो को हाउस अरेस्ट रखा, आज मैं आपको बताऊं पाकिस्तान ने उनकी हिफाजत की। उस वक्त जो दुनिया जिस तरह उनके साथ बात हो रही थी कि उसको किसी मुल्क के हवाले कर दिया जाए, डॉक्टर कदीर जो हमारे हीरो हैं थे रहेंगे, हमने उनको किसी मुल्क के हवाले नहीं किया। सर एक बात, अच्छा अब प्लीज अच्छा सर, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि पाकिस्तान की जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरह के क्राइसिस में आप लोग हैं, और अगर जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि वहां पर परमाणु हथियार खतरे में है, न सिर्फ आतंकी संगठनों को लेकर बल्कि इन क्राइसिस सिचुएशन में भी, तो क्या ये शक सुबह जायज नहीं है? सवाल इस बात का है, मुद्दे पर आए आमिद जी। नहीं, ये शक शुबा जायज इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान ना तो इतने बुरे हालात में है, ना इतने बुरे हालात में। दूसरी बात ये है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, देखें आप ये बात समझ लें कि पाकिस्तान की ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। पाकिस्तान इस पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अच्छा, आखिरी चीज ये सुन लीजिए कि ये जो बाइडेन साहब ने कहा है, ये उन्होंने दरअसल चाइना और रशिया को सुनाने के लिए कहा। ये एक पूरी वर्ल्ड गेम के अंदर जो मल्टीपोलर पावर्स आ रही हैं एशिया में, जो अभी आस्ताना में कॉन्फ्रेंस हुई एशियाई मुमालिक की, जिसको रशिया ने बड़ा जोर से उसको सारा कुछ समझाया। आप इंटरनेशनल डायनामिक्स को समझे बगैर उस बयान को ले रहे हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं है मां सिवाय इसके कि उस रशिया को और चाइना को दबाव में लाया जाए, जिसमें पाकिस्तान जो है वो बहरहाल अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड का साथ नहीं देगा, ना देना चाहिए। और आखिरी बात मैं बताता चलूं, ये अभी कह रहे थे जी कि मोदी साहब और गांधी को फॉलो कर रहे हैं, तो गांधी को नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो बदकिस्मती से गॉडसे को फॉलो कर रहे हैं, जिसने गांधी जी को किया। मेरी बात सुनो, हामिद जी, हामिद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। हामिद जी, एक बात मैं आपको बता देता हूं, आपने लास्ट लाइन क्यों बोली मुझे पता है, डिबेट को डिरेल करने के लिए। सुनिए मेरी बात, अब मैं एक सेकंड, एमएस बिट्टा जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, एक जवाब दे दूं हामिद जी को। हामिद जी सुनिए, एक तो पूरा पाकिस्तान मोदी मोदी कर रहा है, पहली बात। हर कोई वहां इंडिया की तारीफ कर रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी ऊपर जा रही है। भाई पाकिस्तान और इंडिया जो एक समय में आजाद हुए, पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रह गया? हर कोई इस बात की चर्चा कर रहा है, आपके तमाम टीवी चैनल्स पर इस बात की चर्चा हो रही है। भारत ने प्रचंड अभी हेलीकॉप्टर बनाया, अटैक हेलीकॉप्टर, उसकी चर्चा हो रही है, भारत की इकोनॉमी की चर्चा हो रही है। तो कीजिए ना चर्चा, मैं कब मना कर रहा हूं, लेकिन आप जब ये बोलेंगे कि आइडियोलॉजी किसकी क्या है, तो फिर यहां पर आपको जवाब देना जरूरी है। एमएस बिट्टा कुछ कह रहे हैं आपको। पेट में तो आपके दर्द हो रहे हैं पाकिस्तान की वजह से, गॉडसे को आप हीरो बना रहे हैं। अब आप चुप कीजिए। अब हम तो नहीं बोले, कोई बोला तो नहीं। देखो मैं आपको बिल्कुल, आप ना दूसरी तरफ ले जाके गॉडसे जी की बात कर रहे हैं। असलियत आप देखिए, जैसे सांडलिया साहब ने आपको समझाया, पाकिस्तान की कई ऐसी वीडियो आई डिबेटों के अंदर जिसमें नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की गई। मैं बीजेपी से नहीं हूं, दीपक जी बीजेपी के नहीं है, हमारे मेजर रिटायर्ड जनरल साहब बीजेपी के नहीं है, वो एक हिंदुस्तानी। आप देखिए दीपक जी के पीछे क्या लगा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना तिरंगा झंडा लगा है। ये एक भारतीय है, मैं एक भारतीय हूं और मैं पुराना कांग्रेसी हूं, पर मुझे वतन से प्यार है। पहली बात तो आपको कह दूं, जो आपने कहा ड्रामा, ये दिखावा, ये पिक्चर, आपकी आईएसआई से मैंने 10-10 बार 40-40 किलो आरडीएक्स के बम खाए जनाब शरीर से, और बोनस की जिंदगी है। जो अंदर है वही बोलते हैं। फिर आप सुपरमैन हुए। मेरी बात सुनिए, अब बीच में मत बोलिएगा, बीच में मत बोलिए। अरे आईएसआई आपके पीठ पे छुरा मारती। अभी पंजाब के अंदर कल कितने ड्रोन गिराए पाकिस्तान ने? क्या हिंदुस्तान की तरफ से आपके पाकिस्तान में ड्रोन जाते हैं? क्या हथियार जाते हैं? क्या नार्को टेररिज्म जाता है? क्या आतंकवादी जाते हैं? नहीं।
और हिंदुस्तान तो ये बंद करवा कबूतर चला गया था, फिर डर गया था। वो चीज आप तो कबूतर से डर जाते हैं। सुनिए तो सही वो क्या कह रहे हैं। जो देखिए जो बाइडेन का बयान सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए, इस ग्लोबल डिबेट का पार्ट बनने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।